मैं ना अब चलो बजट की हमने पहले ही बात की थी, लेकिन अब फिर से इसकी बात करते हैं। मैं एक ऑल्टरनेट अप्रोच रेकमेंड करूँगा। हेलो एवरीवन, दिस इज मी चिराग शर्मा एंड वेलकम टू द राइट क्वेश्चंस। आज हमारे साथ है ऋतुबन, जो कि ऑल्सो एक यूट्यूबर है, डिजिटल मार्केटर है, ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर है एंड बाकी भी अलग अलग बिजनेस करते हैं। तो हम डेप्थ में जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें वो करते हैं। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग ऑन दिस यूट्यूब वीडियो। ऑफ कोर्स ब्रो, आपके लिए कुछ भी। तो लेट्स स्टार्ट विद सबसे बेसिक क्वेश्चंस पहले कि अभी इस टाइम पे आप क्या कर रहे हो, लाइक क्या क्या बिजनेस अभी इस टाइम पे आप चला रहे हो? अभी फ्लाइंग स्टार्ट ऑनलाइन तो अपना चल ही रहा है। तो फ्लाइंग स्टार्ट ऑनलाइन 2 यूट्यूब चैनल हैं, इंग्लिश और हिंदी। करेक्ट। तो उसके अराउंड मेरा एक थीम मैं सेल करता हूँ एंड ड्रॉपशिप थीम है उसका नाम। एंड उसके अलावा कुछ सर्विसेज भी सेल करता हूँ टू क्लाइंट्स जिनको स्टोर्स वगैरह सेटअप करना है ई कॉमर्स के। बट वो एक बहुत छोटा पार्ट बनता है मेरा बिजनेस का। इनफैक्ट फ्लाइंग स्टार्ट ऑनलाइन वाला जो पार्ट है वो मेरा पैशन पार्ट है बिजनेस का। और बिकॉज ऑफ फ्लाइंग स्टार्ट ऑनलाइन तो मैं क्या करता था, पहले चैलेंजेस करता था अपने चैनल के ऊपर। तो उसकी वजह से मैं ई कॉमर्स के अंदर घुसा फिर, और वहाँ से मैंने ई कॉमर्स का अपना पूरा शुरू किया। तो अब प्राइमरीली जो मेरा पूरा बिजनेस है वो ई कॉमर्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो ई कॉमर्स के अंदर हम बात करें, इंटरनेशनल हो गया, डोमेस्टिक हो गया, सारी चीज़ें ट्राई की हैं। मैं प्रेफर करता हूँ इंटरनेशनल। मैं डोमेस्टिक वाले जब भी ट्राई किया तो मेरे को उतना पसंद नहीं आया, ठीक है, क्योंकि एक बार लत लग जाती है ना इंटरनेशनल में डॉलर्स में कमाने की, तो वो बहुत अलग ही चीज़ है। तो इंटरनेशनल में कौन सी मेन कंट्री पे आप फोकस करते हो? मेनली यूएस, और अभी जस्ट रिसेंटली मैं सोच रहा हूँ कि यूके के अंदर भी एक्सपैंड करें। और स्टार्ट हुआ था, देखो मेरा तो ड्रॉप शिपिंग से शुरू हुआ था जैसे तुम जानते हो। तो ड्रॉप शिपिंग के अलावा फिर अब मैं मूव ऑन किया टू ब्रांडेड ई कॉमर्स। तो फिर ब्रांडेड ई कॉमर्स वाला मेरे को अब वो वाला पाथ मच बेटर लगता है कि अगर तुम अपना एक ब्रांड एस्टेब्लिश कर पाते हो, क्योंकि एक तो एग्जिट करने के ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर आपको फ्यूचर में कभी एग्जिट करना है, एक वैल्यू बनती है उसकी। एक प्लेन ड्रॉप शिपिंग के अंदर तुम्हारा कोई यूएसपी नहीं रहता ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, तुम प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन वो यूएसपी नहीं रहता। लेकिन अगर आप शुरुआत करना चाहते हो तो उस पे में देखो ड्रॉप शिपिंग से ईजियर तो कुछ है नहीं ना। तो शुरुआत के लिए अच्छा है, कैश फ्लो बना दिया, उसके बाद आप मूव ऑन कर सकते हो टू ब्रांडेड। इनफैक्ट ये लिटरली यही एग्जैक्ट सेम चीज़ मैंने किया था, क्योंकि जो मेरा मेन स्टोर है मैंने वो एज ड्रॉप शिपिंग शुरू किया था और फिर उसको वन प्रोडक्ट ब्रांडेड ई कॉमर्स पे लेकर गया था। तो ऐसे करके है। और 2-3 और भी स्टोर्स हैं। एक स्टोर हम रिसेंटली अभी एक नया भी शुरू किया, वो काफ़ी पोटेंशियल है, वो भी एक प्रॉपर ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी हम नहीं बात करेंगे अभी लेकिन मेनली यही है मेरा। सो दैट इज एक वन प्रोडक्ट स्टोर जो भी स्टार्ट किया है, फिर वो भी जनरल स्टोर है? वो नीश स्टोर है, वो वन प्रोडक्ट स्टोर नहीं है, वो नीश स्टोर है। उसमें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे जो हम सेल करेंगे। इनफैक्ट उसके लिए हम यूएस के अंदर पार्टनर्स वगैरह हमने फिगर आउट किए हैं जो हेल्प करेंगे इन बिल्डिंग और द मैसेजिंग वगैरह। बट वो एक मतलब वो एक काफ़ी बड़ा पोटेंशियल रखता है करने का। ओके, तो जो स्विच था आपका फ्रॉम ड्रॉप शिपिंग टू लाइक प्राइवेट लेबल वाली पूरी चीज़, तो लाइक कितना बजट अगर कोई स्टार्ट करे तो इस टाइम पे उन्हें पता होना चाहिए कि कम से कम? बजट को लेके तो मैंने एक वीडियो बनाया था बजट को लेके, लेकिन वो फिर जितना मैं सोचा ओवर टाइम, मेरे को लगता है कि बजट एक ऐसी चीज़ है जो बता ही नहीं सकते तुम किसी को भी। क्या बताओगे कि कितना बजट होना चाहिए किस चीज़ के लिए? अब जैसे अगर किसी को मान लो कोई भी बिजनेस शुरू करना हो ना, स्पेशली अगर न्यू भी है जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं कैसे करना है, उसके लिए बहुत मुश्किल होगा डिटरमाइन करना है कितना मिनिमम होता है या कितना मैक्सिमम होता है। तुम बस करना शुरू करते हो विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ खर्चे जो कर सकते हो, और फिर देखो कि कैसे करके वो खर्चे बिल्डअप होते हैं। देखो कुछ जो फिक्स्ड खर्चे होते हैं जब आप ई कॉमर्स करते हो वो है ही है। जैसे आपका अगर आप शॉपिफाई यूज़ करो तो उसका मंथली सब्सक्रिप्शन हो गया। अगर आप कुछ ऐप्स यूज़ करें उनके मंथली फिक्स्ड कॉस्ट है। और अगर आप इन्वेंट्री वगैरह मतलब अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो इन्वेंट्री का ऑब्वियसली इनिशियल खर्चा नहीं है, लेकिन फर्स्ट मे बी 50-100 ऑर्डर्स तक का तो आपके पास मतलब ऑर्डर्स प्लेस करने का एक होना चाहिए, इतना कैश फ्लो तो होना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ अगर आप इंटरनेशनल की बात करो तो फ्यू $100 से आप एटलीस्ट शुरुआत करना शुरू कर सकते हो। लेकिन अगेन उसमें भी कोई ना गारंटी नहीं होता। अगर आप मान लो प्रोडक्ट्स टेस्ट करो, आप सेल नहीं कर पाते, फ्यू $100 उड़ा दिए, फिर आप बोलोगे कि ऋतु ने तो बोला था कि फ्यू $100 में हो जाएगा, तो ऐसे कुछ बता नहीं सकते हैं। ठीक है, तो फिर बस तुम करते रहो, जितना कम खर्चे में जितना ज़्यादा तुम मतलब रिजल्ट्स ला सकते हो। और अगर तुम्हारा गोल तो मेनली वही है कि विनिंग प्रोडक्ट ढूंढो जितने सस्ते में हो सके, ठीक है, और वो जितने सस्ते में हुआ वो तुम्हारा मिनिमम बजट हो गया उस स्टोर के लिए। और हर स्टोर का डिफरेंट होगा। मेरे कुछ ऐसे स्टोर्स भी हैं जहाँ पर मैंने मतलब जो बनाए थे, जो मान लो $1,500, $2,000, $3,000 खर्च दिए, लेकिन वो विनिंग प्रोडक्ट ही नहीं मिल पाया, फिर वो स्टोर बंद हो गया। वो एक बोल दिया कि फ्लॉप बिजनेस है वो वाला। तो ऐसे करके कुछ बता नहीं सकते कि कितना वो है। ओके, तो स्टार्टिंग में एक जनरल स्टोर से स्टार्ट करना चाहिए बिकॉज यू कैन टेस्ट मल्टीपल थिंग्स उसमें, या फिर
मैं तो जनरल स्टोर पे ही जाता हूँ मोस्टली। मैं जनरल स्टोर, बट ओवर टाइम मुझे लगता है कि जब बंदा मार्केटिंग थोड़ा सीख ले, फॉर अ न्यू भी जनरल स्टोर बहुत सही है, क्योंकि बंदे को पता ही नहीं होता कि वो क्या टाइप की चीज़ें बेच पाएगा, वो किस। अब जैसे बेचना जो होता है ई कॉमर्स के अंदर, वो मेनली होता है तुम्हारा इमेजरी, तुम्हारे वीडियोस, तुम्हारा क्या क्रिएटिव यूज़ कर रहे हो, कैसे कॉपी लिख रहे हो, मतलब क्या राइटिंग हो रही है तुम्हारी डिस्क्रिप्शन की। अगर बंदे को अब उसको पता ही नहीं कि उसकी किस नीश में पकड़ है, और अगर वो किसी भी एक रैंडम नीश में चले जाए जो उसको लगता है कि वो अच्छा कर पाएगा, ठीक है, बट जब तक कोई डेटा नहीं है तब तक तुम कैसे बता सकते हो कि तुम एक्चुअली अच्छे हो कि नहीं उसमें? वो तो तुम्हारी मन की सोच है। लेकिन अगर बंदा करना शुरू करे, मान लो वो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स को लेकर शुरू करता है, फिर मान लो वो उसको डिस्कवर होता है नहीं उसको ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेटर आ रहा है, फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के साथ साथ वो उसको लगा अच्छा नहीं हेल्थ वाला मेरे तो और भी ज़्यादा अच्छा आ रहा है, तो वो जब जनरल स्टोर बनाते हो तो सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आप मान लो स्टार्टिंग से ही मान लो लाइफस्टाइल ही आपने डिसाइड कर लिया, मैं तो लाइफस्टाइल ही करूँगा, और बंदा उसको लेकर लगा रहते तो मे बी वो अपना फुल पोटेंशियल ही नहीं मतलब रीच कर पाएगा जितना वो कर पाता अगर उसने जनरल स्टोर बनाया था और बहुत डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट टेस्ट किए होते हैं। तो नेम ऑफ द गेम इज टेस्टिंग एंड फाइंडिंग द विनिंग प्रोडक्ट। तो वो जितना ज़्यादा ऑप्शन है आपके पास, ऑब्वियसली उतने चांसेस ऑफ फाइंडिंग द विनिंग। एंड लाइक टेस्टिंग की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए? बिकॉज मोस्टली मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, उनको रैंडमली कहीं पे भी उन्होंने देखा कि विनिंग प्रोडक्ट इस टाइम पे ये यार वो टेस्ट करते हैं, और कुछ लाइक नया वो चीज़ टेस्ट नहीं करते हैं उसमें। तो इट्स लाइक योर वे ऑफ फाइंडिंग दोज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कैसे आप उन्हें टेस्ट करते हो? तो टेस्टिंग को लेके तो Let's start with research. अब वो डिपेंड करेगा कि तुम इंटरनेशनल ई कॉमर्स की बात करो कि डोमेस्टिक। इंटरनेशनल में अब देखो चीज़ें जब हमने स्टार्ट किया था सिखाना लोगों को, उस समय से बहुत चेंज हो गया और एवरी ईयर कुछ ना कुछ चेंजेस आ रही है। अब जैसे पिछले साल सबसे बड़ा चेंज था कि अली एक्सप्रेस इंडिया में बैन हो गया, ठीक है, तो उसके वजह से बहुत लोग आया कि अब क्या करें नेक्स्ट। बट मैं काफ़ी लोगों को बहुत टाइम से बोले जा रहा हूँ कि वैसे भी अली एक्सप्रेस वाले से तुम्हें मूव आउट कर लेना चाहिए था लास्ट फ्यू ईयर्स में। किस में जाना चाहिए था? अब जैसे जेन ड्रॉप आ गया है, स्पॉकेट आ गया है, तुम्हारे क्या कहते हैं सीजे ड्रॉप शिपिंग भी है। तो ऐसे करके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जो तुम्हें थोड़ा सा और फ्लेक्सिबिलिटी भी देंगे क्योंकि तुम एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे। ऑल्दो मे बी ऑप्शंस उतने ज़्यादा ना हो जितना अली एक्सप्रेस के ऊपर था, बट फिर भी इनफ होते हैं कि आप टेस्ट करके कुछ ना कुछ तो निकाल सकते हो। तो टेस्टिंग के ऊपर बात आए तो फिर मेन तो मैं वही रिकमेंड करता हूँ कि आप जैसे रिसेंट में देखो फेसबुक एड्स पे क्या चल रहा है, लोग क्या एडवर्टाइज कर रहे हैं। फेसबुक एड लाइब्रेरी को खोल लो या फिर आप सर्चेज वगैरह फेसबुक के अंदर सर्च करके देख लो क्या लोग बेच रहे हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर देख लो, अगर आपको कोई ड्रॉप शिपिंग स्टोर दिखे उस पर क्लिक करो और फिर करते रहो। जितने भी आपको एड्स आते रहेंगे तो आपको और दिखते रहेंगे वैसे टाइप के सिमिलर एड्स, तो फिर आपको दिखता रहेगा ये नए प्रोडक्ट आ रहे हैं। और कोई भी आपको अपनी फीड के ऊपर दिखे कि अच्छा इस प्रोडक्ट के कुछ लाखों व्यूज़ हैं, तो फिर वो ऐड का फिर निकालने की कोशिश करो अच्छा वो कौन सा प्रोडक्ट था। तो ऐसे करके आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते हो। एंड उसके अलावा मेन जो चीज़ बहुत लोग जो रेकमेंड करते हैं और मैंने भी यूज़ किया, स्पाई टूल्स होते हैं पेक्सडा जैसे, जिनको आप यूज़ करके निकाल सकते हो कोई ना कोई प्रोडक्ट। तो उसमें तो फिर कंपटीशन होगा ना? उनमें कंपटीशन ऑफ कोर्स होगा क्योंकि बहुत लोग उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं होता कि ना किया जाए कुछ ट्राई। कंपटीशन तो हर चीज़ में ही है। अब ड्रॉप शिपिंग उस लेवल पे नहीं रहा कि मतलब एक ओपन प्ले फील्ड है कि कोई एक नया बंदा आ जाएगा और वो अचानक से सक्सेसफुल हो जाएगा। इंडियन ई कॉमर्स बहुत डिफरेंट स्टेज पे है अभी, क्योंकि इसमें उतने भी ज़्यादा भी एडवर्टाइजर्स नहीं है। इंटरनेशनल ई कॉमर्स में हज़ारों लोग घुस चुके हैं जो इसको एवरीडे कर रहे हैं, तो इसकी वजह से वो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। तो इसीलिए इट इज़ बेटर कि आप अपने ऑप्शंस थोड़े ओपन रखो। और अगर कोई स्पाई टूल अगर कुछ रेकमेंड कर रहा है और अगर आपने ट्राई किया, मे बी वो प्रोडक्ट आपके स्टोर की ब्रांडिंग के साथ ज़्यादा गया तो ज़्यादा कन्वर्जन रेट आपको मिला, तो जो कॉम्पिटिटर्स आएंगे उसी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए उनको वो नहीं होगा। और ये मैं देख चुका हूँ कि जैसे तुम्हारा स्टोर का नाम होता है, तुम्हारे जो कलर स्कीम यूज़ करते हो वो एक पर्टिकुलर डेमोग्राफिक को अपील करता है। अब मान लो आपने ब्लू कलर का आपका पूरा स्टोर का थीम है और जो नाम भी थोड़ा मैस्कुलिन सा है वैसे टाइप का, या ब्लैक है, तो थोड़े मेन को थोड़ा अपील करेगा। और मे बी आपने अगर अपने टेस्ट में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स किए, उनमें से कोई एक आपने मान लो कि इलेक्ट्रिक शेवर था यूनिक कलर का जो घूमता भी है, लाइट भी निकालते इधर, मेरे को नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, बट वो मे बी अपील करता है। अब मैं भी 100 लोग और ट्राई करेंगे उसी प्रोडक्ट को, आपको स्पाई टूल पे मिला, लेकिन क्योंकि आपकी स्टोर की ब्रांडिंग वैसी थोड़ी मैस्कुलिन जैसी थी तो आपका कन्वर्जन बेटर है, बाकी लोग निकल जाएंगे लेकिन आप बेचते रहोगे उस प्रोडक्ट को। तो ऐसे करके
ट्राई सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि ट्राई करके ही और डेटा ही तुम्हें बताएगा इवेंचुअली। मैं तो इसी बात को हमेशा मानता हूँ कि कुछ ऐसे सोच नहीं सकते, जैसे आपने पूछा ना इनिशियली मिनिमम बजट वाला, ट्राई करके ही पता लगेगा। अनलेस यू हैव डेटा, तुम अपने मन में तो कुछ भी कहानी बना सकते हो कि मैं आज मिलियनेयर बन गया, ठीक है, मन में तो बन ही गए, तो एक्चुअली बने क्या? एक्चुअल तो डेटा ही बताएगा ना, अगर बैंक अकाउंट में $1 मिलियन आएगा बस। ओके, तो इससे पहले इसमें बाद में आते हैं पूरे ई कॉमर्स पे। बिफोर स्टार्टिंग दिस ई कॉमर्स की जर्नी, इससे पहले आप क्या करते थे, लाइक बिल्कुल स्टार्टिंग से? व्हाट वाज योर फर्स्ट वेंचर? ओके, बहुत, ये तो मेरा तो शुरू हुआ था 2006, तो 2006 अब तो 14 साल 15 साल हो गया अब तो ऑलमोस्ट। तो फिर हाँ, तो डेढ़ डेकेड निकल चुका है। तो इसमें स्टार्ट हुआ था मैं फ्रीलांसिंग से। तो फ्रीलांसिंग भी इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मेरे को लगा कि यार थोड़ा क्रिएटिव है, अच्छा लगता है, और उस समय इंटरनेट ना नया सा था, तो उस समय ज़्यादा लोग थे नहीं इंटरनेट वाले स्पेस में, और अपन तो नॉर्मल मोडम, डायल अप मोडम होता था 56 kb पे, उसमें शुरू हुए थे। छोटा सा कॉम्पैक्ट का कंप्यूटर था, उसके ऊपर शुरू हुए थे। तो वो वेबसाइट्स बनाना मेरे को अच्छा लगता था, और लोगों के लिए वेबसाइट्स बना के फिर थोड़ा सा बिल्डअप किया। फिर मेरे को धीरे धीरे मैंने लर्न किया और इंडस्ट्री के अंदर कि जब मैं लोगों के लिए वेबसाइट्स बनाने लग गया, तो एक बंदे ने मेरे को दिखाया, एक प्लेटफॉर्म होता है, एक जूमला करके प्लेटफॉर्म, जैसे वर्डप्रेस होता है वैसे जूमला भी प्लेटफॉर्म होता है। तो मैं उसके अराउंड मेरे को काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ आने लगे जितना मैं ट्राई करता रहा। फिर जूमला के अराउंड मैंने एक वो बनाया, डिजिटल प्रोडक्ट की थीम्स वगैरह जूमला के अराउंड, फिर वो सेल हुआ मेरा। फिर और कैसे सेल हुआ कि एक कोई एफिलिएट आ गया था जिसने मेरा वो क्लिक बैंक प्रोडक्ट था उसको अचानक से प्रमोट किया। तो वैसे कोई सेल्स नहीं आ रहे थे उस प्रोडक्ट के, मैंने तो उस प्रोडक्ट निकाल कर रिलीज़ कर दिया, बट एक रैंडम एफिलिएट को पसंद आ गया मेरा वो प्रोडक्ट, और उसने, मैं एक दिन सुबह उठा और कुछ मेरे को काफ़ी 70-80 कुछ सेल्स है, काफ़ी ज़्यादा सेल्स थे। मैं सोचा कि ये 2 महीने से हम प्रोडक्ट निकाला हुआ, 5 लोगों ने खरीदा, अचानक से 70-80 सेल कैसे है? फिर पता लगा कोई अफिलिएट था जिसका बड़ा ईमेल लिस्ट था, उसने ईमेल किया अपने सब्सक्राइबर्स को, उसको भी कमीशन मिला और मुझे भी अपना जो प्रोसीड्स है वो मिले। फिर वहाँ से मुझे अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता लगा। फिर मैं उसके अंदर डिटेल में घुस गया, और अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जब तुम घुसते हो तो तुम्हें SEO मिलता है, तुम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखने लग जाते हो, कैसे फ्री में तुम ट्रैफिक ला के अफिलिएट कमीशन कमा सकते हो। तो फिर उस फील्ड के अंदर घुसे। तो ओवर द ईयर्स ना, अब तुम ऑब्वियसली 15 साल तक अगर किसी चीज़ में घुसते हो, और अगर तुम्हारा ब्रेन ऐसे चलता है जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी उसके अंदर पर घुस जाना है, तो फिर तुम बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हो। तो SEO, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कोर्सेज सेल करना, फिर सॉफ्टवेयर्स बनाना, SaaS प्रोडक्ट सेल करना, फिर ये YouTube वाला पूरा गेम, तो बहुत कुछ पूरा मतलब एक कैरियर सा बोल सकते हो जिसने सब कुछ किया है। तो ऑल इन वन टाइप डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस सा बन के आ गया। ओके, तो ये सब स्टार्ट कॉलेज में किया था या कॉलेज के बाद? कॉलेज के ड्यूरिंग हुआ था मेरा, कॉलेज के सेकेंड ईयर से शुरू हो गया था। एंड कॉलेज के सेकेंड ईयर में थोड़ा इनिशियली मुश्किल था, क्योंकि फ्रेंड्स वगैरह जो होते हैं ना, वो तुम्हें पार्टीज वगैरह पे लेके जाके बहुत डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अच्छी बात ये कि इतना इंटरेस्ट था इस चीज़ में कि मन किया कि छोड़ो यार, ये पार्टी वार्टी छोड़ो, ये ज़्यादा मज़ा है कि लोगों के लिए एक लोगो बना के उसको पकड़ा रहा है, $5 दे रहा है वो। तो फिर वो वाला इंटरेस्टिंग था ज़्यादा मेरे लिए एटलीस्ट। अब हर बंदे का डिफरेंट होता है। तो फिर वहाँ से एक डिसिप्लिन सा भी आ जाता है। जब तुम फ्रीलांसिंग करते हो ना, तो एक डिसिप्लिन आता है तुम्हारे अंदर, क्योंकि क्लाइंट तुम्हें डेडलाइंस देता है, वो तुम्हें बताता है कि तुम्हें ये चीज़ें चाहिए, और कई बार वो मीट नहीं होती हैं, कई बार उनकी एक्सपेक्टेशंस नहीं मिलती, फिर उनकी तरफ तुम उनको खुश करने के लिए ओवर अचीव करना चाहते हो, ज़्यादा करना चाहते हो उनके लिए, यू वांट टू अर्न द 5 स्टार रेटिंग जो होता है उसमें। तो ये सब जो क्या होता है ना, वंस यू, मैंने तो ये देखा है कि अब ऑब्वियसली इतना टाइम हो गया, एक चीज़ हमेशा से ट्रू हुआ है कि जब तुम किसी चीज़ के ऊपर मन से लगे रहते हो ना, और अपना बेस्ट देना चाहते हो किसी चीज़ की तरफ, तो मोमेंटम भी उसकी तरफ तुम्हारा बिल्डअप होता रहता है, और नए नए अपॉर्चुनिटीज़ भी खुलती रहती हैं जो रिलेटेड भी नहीं होंगी जो चीज़ तुम ये कर रहे थे, लेकिन वो तुम्हारे करियर को और आगे लेके जाती हैं और बढ़ाती रहती हैं। तो बट वो तभी हो पाता है अगर तुम वो जैसे बोला ना, डिसिप्लिन के साथ लगे रहो वो करते हैं। ओके, एंड फिर उसके बाद ये सारे वेंचर्स हो गए, फिर ई कॉमर्स का कब स्टार्ट हुआ? जब YouTube चैनल किया था, YouTube चैनल मैंने स्टार्ट किया था, लोगों को डिफरेंट चैलेंजेस वगैरह के थ्रू मैं सिखाते रहता था। स्टार्ट मैंने किया था लोगों को ईमेल मार्केटिंग सिखा के, फिर उसके बाद मैं आया, लोगों को मेंबरशिप साइट्स कैसे बनाना है वो सिखाया। फिर थर्ड मेरा था ई कॉमर्स, जिसमें मैंने लोगों को सिखाया कि ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग स्पेशली कैसे करके किया जाता है स्टोर। वहाँ से मेरी ई कॉमर्स का जर्नी शुरू हुआ था, वो है 2017, तो ऑलमोस्ट अब 3 साल से ऊपर हो गए, 3.5 साल। ओके, तो फिर इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग जब आपने फिर स्टार्ट किया, फिर उसमें लाइक एक्सपीरियंस कैसा था स्टार्टिंग में, जब बिल्कुल आपने स्टार्ट किया कि इसमें सक्सेस आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, तो माइंडसेट क्या था जब आपने ये चीज़ स्टार्ट की? देखो अब
मेरे जैसे बंदे के लिए जिसने इतना कुछ अप्स एंड डाउन्स देखा है बिजनेस में, 15 साल में ऑब्वियसली तुम बहुत सारे पीक्स भी देखते हो, बहुत सारे ट्रफ्स भी देखते हो, तुम ऊपर भी जाते हो नीचे भी देखते हो। बट एक मैंने जब इसको भी शुरू किया था, ई कॉमर्स वाले को भी शुरू किया था, मेरे को लगा था कि फेल हुए तो हुए, लेकिन एटलीस्ट लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे लिए विन विन था कि मैंने लोगों को सिखा दिया, और अगर मेरे ड्रॉप शिपिंग स्टोर उस समय चल गया तो चलो ठीक है, वो बेनिफिट है, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो मैं करके दिखाऊंगा। और एक बेसिक कॉन्फिडेंस तो था कि कुछ बन सकता है। इसका रीज़न है क्योंकि और भी यूट्यूबर्स थे और भी चैनल्स थे जिन्होंने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया था ड्रॉप शिपिंग के थ्रू, और मैंने उनको भी देखा था कि उन्होंने कैसे कैसे करके अपने स्टोर्स बनाए। ऑब्वियसली कोई बताता नहीं था उनका स्टोर का नाम क्या है, कुछ सब सीक्रेटिव सा था, कोई अपने प्रोडक्ट्स नहीं बताया कुछ, बट तुम्हें आइडिया से लगता रहता था कि ये अपॉर्चुनिटी है इस फील्ड में बस। और क्योंकि मेरा उससे पहले लाइक तब तक शायद 10-12 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी था, तो फिर इजी था बिल्डअप करना कि अच्छा मेरे को मार्केटिंग तो आती है, मैं कुछ तो बना सकता हूँ। अगर नॉर्मल लोग अगर कर पाते, अगर मैं 10 साल का एक्सपीरियंस है, कुछ तो बन सकता है। तो हाँ, फिर मैंने देखा कि हाँ, ये एक्चुअली एक्सपीरियंस होने की ज़रूरत भी नहीं थी। अगर तुम एकदम न्यूबी भी हो और एकदम नए आते हो मार्केटिंग में, तब भी उस समय तो एटलीस्ट बहुत इजी था करना। अब चीज़ें ऑब्वियसली पहले से तो चेंज हुई हैं जैसे करके था, लेकिन अब जैसे आजकल का जो ब्लू ओशन जो कहते हैं, वो इंडियन ई कॉमर्स बन चुका है बहुत लोगों के लिए, इंडियन ड्रॉप शिपिंग वाला पूरा बन चुका है। बट अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह ही होती है, एंड तुम्हें बस कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकालनी होती है क्या अपॉर्चुनिटीज़ में आएगी। ओके, तो इंडियन ई कॉमर्स में कैसे एक्सपीरियंस आपने, उसके बाद इंडियन ई कॉमर्स भी ट्राई किया? इंडियन ई कॉमर्स मैंने पिछले साल ट्राई किया था, वो मेरा चैलेंज था नंबर 8 बिजनेथॉन 8, तो उसके थ्रू एक इंडियन ई कॉमर्स में स्टोर भी शुरू किया था। उन दिनों टिकटॉक एड्स वगैरह चल रहे थे, अब तो वो भी बैन हो गया, तो वो उसके थ्रू मैंने अराउंड 2 हफ्ते के लिए वो चैलेंज किया था। उसमें भी काफ़ी अच्छा वो रेवेन्यू और प्रॉफिट आने लग गया था। फिर मैंने अपने गिव अवे कर दिया था अपने एक सब्सक्राइबर को वो स्टोर, तो वो तो मेरा वहीं पर ख़त्म हो गया चैलेंज वाला स्टोर। उसके बाद मैंने 1-2 और अटेम्प्ट्स मारे एट लाइक अपने खुद के ब्रांडेड एक को चेक करने के लिए, और मेरे को रियलाइज हो लाइक इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कराना अगर बहुत टफ है, अगर आप लाइक आपके कनेक्शंस नहीं है तो सबसे पहले अगर आप, जैसे मैं उतना आउटगोइंग नहीं हूँ, तो मेरे को पसंद है कि किसी को अगर सप्लायर को व्हाट्सएप कर दिया, उसने भेज दिया, हो गया काम, ठीक है, या कॉल पे बात होगी, हो गया। लेकिन अगर तुम्हें जाके मान लो कनेक्शन बनाने हैं, मीटिंग्स लगानी है, फैक्ट्रीज पे जाना है, वो वाला मुझे अपील नहीं करता। हो सकता है किसी और को अपील करे, तो वो फिर वो कनेक्शंस बना के एक इंटरेस्टिंग अपना बिजनेस बना सकते हैं, लेकिन मेरे लिए वो नहीं था। तो फिर मैंने ऑल्दो ट्राई किया कुछ चीज़ें, मैंने प्रिंट ऑन डिमांड भी ट्राई किया पिछले साल इंडिया के अंदर करना। वहाँ पर तो देखो मार्जिन है ही नहीं, प्रिंट ऑन डिमांड तो इंडिया में तो एक तरीके से खराब है। मतलब अनलेस आप खुद का एक ब्रांड बना सकते हो, अगर आप खुद का मतलब ऐसे पोजीशन कर सकते हो कि आप ब्रांड हो, कि आप टी-शर्ट, एक नॉर्मल टी-शर्ट को भी 1000-1500 में बेच सकते हो, मार्जिन बहुत कम है। या अगर आप, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कनेक्शंस हैं, आप किसी मान लो प्रिंटिंग के किसी को बहुत क्लोजली जानते हो जो आपको बहुत सस्ते में करके देगा। अगर आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल के साथ करो तो प्रिंट ऑन डिमांड इंडिया में तो करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। बाहर आपने ट्राई किया प्रिंट ऑन डिमांड? बाहर कैसे सुना है? बाहर भी अच्छा है, लेकिन बाहर मैंने ज़्यादा अभी तक एफर्ट नहीं मारा। मेरा जो भी एफर्ट है प्रिंट ऑन डिमांड में, अभी तक मुझे उतना अपीलिंग नहीं लगा प्रिंट ऑन डिमांड वाला मॉडल। लेकिन बाहर बहुत लोग करते हैं अच्छा, वो तो मुझे पता है, मतलब डिसेंट, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट कर लेते हैं बाहर। अब जो क्या होता है, हर एवरीबडी हैज़ टू फाइंड देयर ग्रूव, ठीक है ना, सबको अपना एक मतलब एक चाल निकालना है, अपना एक मस्त जो उनके लिए काम करता है। मुझे अपना मिल गया, मेरे को क्या पसंद है, मेरे को फिजिकल प्रोडक्ट्स का साथ पसंद है, और स्पेशली लाइक अगर अपना ब्रांड बना सकते हो उस फिजिकल प्रोडक्ट के अराउंड, वो मेरा एक नीश बन चुका है। तो मुझे वो पसंद है, मुझे मज़ा भी आता है करने में, और मुझे वहाँ प्रॉफिट दिखा भी है पास्ट में और फ्यूचर में भी दिखता है, तो मैं उसके अंदर जाते रहता हूँ। बट रिकमेंड तो मैं वही करूँगा। अब जैसे कई जब मैंने अपने चैनल के अंदर प्रिंट ऑन डिमांड का वीडियो रिलीज़ किया था, उस समय कई लोगों ने कहा कि देखो, और मैंने उसमें क्लियरली बता दिया था, देखो मैं तो रिकमेंड नहीं करता, ये मेरे को उतना पसंद नहीं है। लेकिन उसमें लोगों ने कह दिया था, क्योंकि मैंने पूरा दिखाया था, मैंने A to Z कैसे वो स्टोर बनाया, तो लोगों ने वो नॉलेज लेकर फिर उन्होंने बोला कि देखो आई एग्री, चलो ठीक है ना हो इसमें, बट मेरा तो पैशन है इसमें, तो मैं ट्राई करना चाह रहा हूँ। तो मे बी वो अगर ट्राई करे वो तरीके, क्योंकि मैंने उस लेवल का एफर्ट नहीं मारा जितना एक बंदा जो एक्चुअल पैशनेट है प्रिंट ऑन डिमांड को लेके अपने डिजाइन बना, अगर वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, उसको पूरी लाइफ का पर्पस वो बना दिया है, फिर तो वो सक्सेसफुल करके ही रहेगा ना, ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप कितना टाइम किसी चीज़ को देना चाहते हैं। बट इसमें भी जैसे कि लेट्स से कि मुझे एक प्रोडक्ट मिला, मेरे को लग रहा है इसमें पोटेंशियल है, उसमें अगर मैं ओवर स्पेंडिंग कर दूँ तो फिर वो भी सही नहीं है ना। लाइक व्हाट्स दी लाइक स्वीट स्पॉट जहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि अब इसे प्रमोट नहीं करना है, या फिर इसमें और पैसे नहीं खर्च करने? इंडियन ई कॉमर्स में तो बहुत ईजी है, मैं बताऊँ। इन केस ऑफ इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, इंटरनेशनल वाले में थोड़ा टफ होता है वो, क्योंकि इंटरनेशनल में
डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट का प्राइस पॉइंट कितना है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और अगर आप बहुत ही कम बजट पे हो, वो एक लेवल ऑफ स्पेंड पे ले ही नहीं आ पाओगे कि आप वो एक्चुअल टेस्ट कर पाए आप उस प्रोडक्ट को। क्योंकि जब एक नया फेसबुक ऐड अकाउंट शुरू है, नया पिक्सल है, तो उसमें आप एक प्रोडक्ट लेके आओगे, उसको मान लो आप बोलते हो $5 में मेरे को सेल आ जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट $50 का नहीं। मतलब अगर आ गया तो बहुत लकी हो आप, ठीक है, लेकिन आपने वो टेस्ट नहीं दिया एक ढंग से, तो वो प्रोडक्ट प्राइस के ऊपर जनरली डिपेंड करते हैं कि आप कितना खर्चना चाहते हो। जनरली मैं रेकमेंड करता हूँ जितना प्रोडक्ट का प्राइस है, जैसे मान लो $50 का आइटम है, आप मिनिमम $50 तो खर्चोगे एड्स के ऊपर और ऑडियंसेस के ऊपर देखने के लिए कि कुछ ट्रैक्शन मिल रहा है कि नहीं, सेल ना भी है, लेकिन अगर आपको दिखे कि एंगेजमेंट आपके ऐड के ऊपर आ रही है, क्लिक्स आ रहे हैं, ऐड टू कार्ट आ रहा है, इनिशियल चेकआउट शुरू हो रहा है, तो एक इंडिकेशन मिल जाता है कि हाँ इसमें कुछ लेग्स हो सकते हैं, तो थोड़ा सा और $50 और खर्च दिया, ठीक है। तो बट वो अगेन प्रोडक्ट प्राइस के ऊपर डिपेंड कर रहा है कितना, लेकिन जल्दी से डिसीजन भी लेना होता है कि अगर अगले $50 में कोई सेल ना है तो बंद कर दो, मतलब जितनी जल्दी हो सके बंद कर दो, क्योंकि आपका काम इनिशियल चेकआउट्स या फिर क्लिक्स लाना नहीं, आपका काम रिटर्न लाना है, तो वो तभी आएगा और आपके सेल्स आएंगे। तो फिर जितने अगर सेल्स ला पाए तो फिर आपको हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, बट वो प्रोडक्ट प्राइस के ऊपर डिपेंड। तो अभी अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है इंडियन ई कॉमर्स या फिर इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, आप क्या लाइक सजेस्ट करोगे, क्या चीज़ स्टार्ट करें एंड कैसे स्टार्ट करें? पर्सनल प्रेफरेंस होगा। मैं एक चीज़ से तो काफ़ी कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि इंडियन ई कॉमर्स, अगर आप जैसे मान लो आप डिजिटल मार्केटर ही हो, आपका कोई वैसे, जैसे मैंने पहले बोला था, कनेक्शंस वगैरह नहीं है फैक्ट्रीज में, ब्रांड्स है, आप खुद का कुछ, मतलब अगर आप प्लेन डिजिटल मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से देखो तो इंटरनेशनल में देयर इज मच मोर प्रॉफिट टू बी मेड इफ यू क्रैक इट, क्योंकि वहाँ पर आप डॉलर्स में कमा रहे हो, और डॉलर्स जब इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट होते हैं तो अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन आप अगर ग्राइंड करने के लिए रेडी हो और आप कनेक्शंस बनाने के लिए रेडी हो, और आपको मतलब थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी चलेगा और उसको आप ओवर टाइम बड़ा करना चाहते हो, तो इंडियन ई कॉमर्स आपके लिए ठीक बन सकता है। क्योंकि इंडियन ई कॉमर्स के अंदर एक कुछ चीज़ें आपको ना क्रैक करनी होती है, जैसे आरटीओ कैसे कम करना है अपना, अपनी ब्रांडिंग को थोड़ा कैसे इंप्रूव करना है, मार्केटिंग को कैसे इंप्रूव, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको इंप्रूव करना पड़ता है, एनडीआर वगैरह, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं ना। अब जैसे इंटरनेशनल जब आप ड्रॉप शिपिंग स्पेशली कर रहे हो, उसमें ये सब कुछ होता नहीं है, उसमें आपको सिर्फ मार्केटिंग को ही इंप्रूव करना है, तो फोकस आपको चीज़ सिर्फ मार्केटिंग ऊपर करना है एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग, यहाँ पर बहुत चीज़ों पर फोकस करना होता है। एंड मुझे तो यही लगता है फ्रॉम मार्केटर परस्पेक्टिव इट इज़ ईजियर टू स्टार्ट विद इंटरनेशनल। एंड लाइक अगर किसी का बजट ही कम है, लाइक 30,000 40,000, फिर भी लाइक इंटरनेशनल नहीं, फिर तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब 30-40,000 में तो आप मतलब शुरुआत करोगे, अगर आप लकी हो बहुत ज़्यादा तब आपका मे बी आपको विनिंग प्रोडक्ट मिल जाएगा, लेकिन $30,000-40,000 में कितना हो, वो तो $300 हुआ। मतलब उसमें आपने बस स्टोर को सेटअप किया और कुछ ऐप्स वगैरह डाले और फिर कुछ $150-200 का एड स्पेंड हुआ, फिर आपके पास पैसे ही खत्म। अगर आपको ऑर्डर भी आने लग गए तब भी आपका कैश फ्लो जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑर्डर्स भी तो प्लेस करने हैं सप्लायर के साथ। तो 30,000 रुपीज़ तो कुछ खास होता नहीं है, तो उसमें आप इंडियन से शुरू कर सकते हो, इंडियन बिल्कुल कर सकते हो। तो हाँ, बजट तो होना प्री रिक्विजिट्स है। तो मतलब इंटरनेशनल के लिए कितना बजट चाहिए इनिशियली, लाइक लेट्स से कोई अगर स्टार्ट करना चाहता है एंड उसके पास और कोई सोर्स नहीं है फंडिंग का, एक ही उनके पास अमाउंट है? मैं ना अब चलो बजट की हमने पहले ही बात की थी, लेकिन अब फिर से इसकी बात करते हैं। मैं एक ऑल्टरनेट अप्रोच रेकमेंड करूँगा। आप एक सोर्स ऑफ इनकम भी बनाओ अपार्ट फ्रॉम ई कॉमर्स, ठीक है। आप मान लो चाहे आप फ्रीलांसिंग के थ्रू करो या फिर आप सोशल मीडिया मैनेजिंग करो, या कुछ एक स्किल अपना इम्प्रूव करो, या फेसबुक एड्स अगर आप अच्छा सीख गए तो क्लाइंट्स लाओ, फेसबुक एड क्लाइंट मैनेजमेंट करो। कोई भी एक स्किल आप सीखो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर और अपने सर्विसेज को बेचो, सो दैट आप पैसे कमा रहे हो ऑन योर टाइम, यानी आप अपने टाइम को दे रहे हो, और क्योंकि उसमें गारंटीड इनकम है। आपने अगर आपको क्लाइंट अगर मिला, उसने बोला कि मैं आपको $10 दूंगा एक आवर का, और आप 10 आवर काम करते हो, आपको $100 मिलेंगे, ठीक है। आपकी जेब से कोई पैसे नहीं गए, आपको सिर्फ देना पड़ा वो टाइम। तो वो टाइम इक्विटी होता है ना, वो आपको देना पड़ रहा है। रियल इक्विटी ऐसे करके डेवलप करो जिससे आप फिर उसमें इन्वेस्ट कर सको अपने ई कॉमर्स बिजनेस को करने के लिए, क्योंकि वो लीड करता है टुवर्ड्स पैसिव इनकम। ये वाला आप ऑब्वियसली आपको अगर 10 घंटे आपने नहीं दिए, ठीक है, तो आपको $100 नहीं मिलेंगे। ई कॉमर्स में ऐसा होता है कि आपने एफर्ट मार के आपने अगर एक निकाल दिया सिस्टम, तो आप सो रहे हो फिर भी वो $100 छप रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो प्रॉफिट बन के आ रहा है। तो
वहाँ तक अगर आप पहुँचना चाहते हो, फिर ये एफर्ट इनिशियली दो, फिर वो बजट के बारे में नहीं सोचोगे, फिर जितना भी लगे फिर वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने मान लो स्टोर बना लिया, आपने आपका ये वाला ऑपरेशन भी है जहाँ पर आप मान लो हर दिन 10-10 घंटे काम करो, $100 यहाँ से कमा रहे हो, $100 में से कुछ डॉलर अपने पास रख लिए, बाकी अपने प्रोडक्ट टेस्टिंग में लगाते रहे। तो इसमें कोई बजट का नहीं है, आप अगर करते रहोगे कोई ना कोई तो आपको एक लेसन्स मिलते रहते हैं इन मार्केटिंग, और लेसन्स को ही आप अप्लाई कर रहे हो इन फाइंडिंग योर विनिंग प्रोडक्ट, और जब वो विनिंग प्रोडक्ट मिल जाएगा बस उसको स्केल कर लो। तो अगेन इसमें कोई बजट नहीं था, बट हमने क्या कि एक परसेंटेज एलोकेट कर दिया जितना हम कमा रहे थे, और उसको हमने इसमें लगाते रहे। तो चाहे आप जॉब करो, अब इंस्टेड ऑफ जैसे क्लाइंट की जगह आप चाहे जॉब भी कर रहे हो, जॉब में आप मान लो 50,000 कमा रहे हो, आपको लगता है कि आप 20,000 में चला सकते हो, आप जितना निकाल सकते हो टुवर्ड्स दिस एज एन इन्वेस्टमेंट। आप जैसे SIP डालते हैं आप म्यूचुअल फंड्स में, वैसे ही SIP की तरह आप इसमें डाल रहे हो इन योर टेस्टिंग, प्रोडक्ट टेस्टिंग, और करते रहोगे कोई ना कोई आपको चीज़ जब क्रैक हो जाएगा तो फिर मिल जाएगा, या तो आपका पैशन हट जाएगा, आपको लगेगा कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, और अगर वो जल्दी मिल गया ठीक है, फिर आपके कम पैसों में आपने रियलाइज़ कर लिया। लेकिन अगर आपको लगे कि आपको एक्चुअली इंटरेस्टिंग लगता है ये और आप करना चाहते हो इसको, फिर लगाते रहो, फिर जब मिल जाएगा फिर तो पोटेंशियल है ही है इसमें। ओके, तो इस टाइम पे जैसे पैसिव इनकम की बात हो रही है, तो इस टाइम पे बेस्ट क्या क्या चीज़ें रहेगी जिससे आप अपनी पैसिव इनकम स्टार्ट कर सकते हो, इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हो? एक तो मैं तो मेरे बहुत सारे सोर्सेज है पैसिव इनकम के, और मुझे पैसिव इनकम से बहुत प्यार भी और नफरत भी है। इसके सोर्स, अब नफरत की बात अगर करनी हो तो फिर वो मैं अभी नहीं करूँगा, वो अपने एक मैंने वीडियो प्लान किया, उसमें बताऊँगा मैं कि मैं क्यों नफरत करता हूँ पैसिव इनकम से। लेकिन कमाने के लिए यूट्यूब चैनल ऑफ कोर्स एक बहुत अच्छा तरीका है, और अगर आप मान लो सुंदर हो देखने में, आप इन्फ्लुएंसर बन जाओ और ब्रांड डील्स क्लोज करते रहो, उसमें भी एक तरीके से पैसिव इनकम ही है। तो इन्फ्लुएंसर वाला हो गया, यूट्यूब हो गया, ई-कॉमर्स ऑफ कोर्स है ही अगर आपको अच्छी तरह मिल गया, क्योंकि ई-कॉमर्स एक ऐसी चीज़ में ऑपरेशंस अगर आप स्मूथ आउट कर लिया तो वो प्योर पैसिव इनकम प्ले बन जाता है। लाइक पिछले साल में भी मैंने पूरे अपने मेन मेरे ई-कॉमर्स स्टोर के ऊपर 5 मिनट पर डे या 10 मिनट पर डे एवरेज पे लगाया होगा, तो वो कुछ भी नहीं होता इन टर्म्स ऑफ जो आउटपुट मिलता है। हाँ, अफिलिएट इनकम होता है, और अफिलिएट इनकम भी टाइड अप होता है विद योर, लाइक अगर आप इन्फ्लुएंसर वाला रूट पे जाते हो तो उस पर होता है। एंड उसके अलावा जैसे अगर आपको ये बेसिकली पैसिव इनकम का ना एक इंटरेस्टिंग तरीका सोचने का ये है कि अगर आप एक बिजनेस बनाते, कोई भी बिजनेस हो, हमने तो सिर्फ ई-कॉमर्स की बात की, अगर आप मान लो रियल एस्टेट कंपनी भी बनाते हो, रियल एस्टेट कंपनी में भी अगर आपने एक तरीका निकाल लिया कि आपने एक टीम बिठा दिया और वो टीम ऑटो पायलट पे ही डील्स भी लाता है, क्लोज करता है प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट का एक परसेंटेज आपके जेब में जा रहा है और आपको कुछ नहीं काम करना पड़ रहा है। आपने वो इनिशियली मे बी फ्यू मंथ्स में वो टीम बिठाया जो रियल एस्टेट के अंदर डील्स क्लोज करता है और फिर प्रॉफिट आपका आता है, और वो आपने चैनल बना लिया, बस वो भी पैसिव इनकम सोर्स हो गया। ठीक है, अगर आपने मान लो एक दुकान खरीद ली और वहाँ पर एक बंदे को बिठा दिया और उस दुकान पे एवरीडे अगर लोग आते रहते हैं, ठीक है, और खरीदते रहते सामान, वो भी पैसिव इनकम हो गया। तो पैसिव इनकम, बिजनेस करना ही एक पोटेंशियल रखता है पैसिव इनकम करने का, अनलेस आप कोई क्लाइंट वर्क वाला बिजनेस कर रहे हो खुद। क्लाइंट वर्क वाले बिजनेस में भी मैं ऐसे भी लोग जानता हूँ जो US वगैरह में जिन्होंने फेसबुक एड एजेंसी खोली, अपने नाम पे मान लो फेसबुक एड्स, मतलब क्योंकि उनका नाम पॉपुलर था इन द फेसबुक एड इंडस्ट्री, तो उनको मिलता रहा वो, ठीक है, उनको रेवेन्यू आता रहा, उनको क्लाइंट्स मिलते रहे। फिर क्या हुआ, उन्होंने अपने अराउंड एक टीम बिठा दी, अब वो इन्वॉल्व भी नहीं उसमें, ठीक है, उन्हें इनिशियल 1.5 ईयर्स में वो ब्रांड बनाया कि मेरी जो एजेंसी है बहुत सही है, प्रूफ टेस्टिमोनियल्स वगैरह लेकर आए, फनल बना ली उसके अराउंड, और एक बार वो फनल बन गया, दे आर नाउ आउट ऑफ द बिजनेस, उसने हायर करके टीम बिठा दी जो उनके क्लाइंट्स मैनेज करता है, तो उसके लिए वो पैसिव इनकम बन गया। तो कोई भी आप बिजनेस अगर शुरू करते हो जो जिसमें आप मतलब हाँ जिसमें आप ओनर एंड ऑपरेटर हो और अपने आप को डिस्टेंस कर सकते हो बिजनेस से, इससे ऑपरेशंस आपके बिना चल पाए, दैट इज पैसिव इनकम। ओके, तो मेनली ऑटोमेशन करना है इन चीज़ें, ऑटोमेशन करना, ऑपरेशंस को अगर आपने ऑटोमेट कर दिया फिर पैसिव इनकम बन गया। एंड आपका फर्स्ट लाइक ब्रेक थ्रू क्या था, लाइक जिसमें आपको सक्सेस मिली, लाइक जिसमें यू काउंट सक्सेस की, इसमें चलो मैं तो काफ़ी सक्सेसफुल था मैं, व्हाट वाज दैट फर्स्ट वेंचर? बहुत सारे ब्रेक थ्रूज आए लाइफ में। अब ऑब्वियसली जितना तुम्हारा भी अगर करियर जितना लंबा होता रहेगा, तुम्हारे वो ब्रेक थ्रूज बनते रहेंगे, नए नए जो बनते रहेंगे, और हर एक चीज़ में अलग अलग ब्रेक थ्रू को मैं मानता हूँ। जैसे जब मेरे 50 रिव्यूज़ हुए थे, जब मैंने फ्रीलांसिंग करना शुरू किया था स्क्रिप्टलैंड्स पे, 50 5-स्टार रिव्यूज़ हुए थे, तो मैं उसको एक ब्रेक थ्रू मानता था, क्योंकि उन दिनों लाइक मेरे को मिलते थे मे बी 1,500 पॉकेट मनी मिलती थी मम्मी पापा से फ्यूल भरवाने के लिए या कुछ करने के लिए, महीने का 1,500 2,000 होता था, लेकिन मैं उसको फ्रीलांसिंग कर करके उसको लाइक 50,000 पर मंथ पे लेकर चला गया था। ठीक है, वो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। फिर उसका जैसे मैंने आपको रेडीमेड जुमला वाला बताया था, वो जब एफिलिएट ने उस दिन सेल किए थे, तो उस दिन मेरे को एक्चुअली रियलाइज हो व्हाट मेकिंग मनी व्हाइल यू स्लीप
क्या होता है, ठीक है। फिर जब मैंने एफिलिएट मार्केटिंग सीखा तो होस्ट गेटर करके एक होस्टिंग प्रोवाइडर है, तो उनका ब्लैक फ्राइडे का डील चल रहा था, तो मैंने उस ब्लैक फ्राइडे वाले जब उनका डील चल रहा था तो मैंने काफ़ी फोरम्स वगैरह पे पोस्ट कर दिया कि इनका डील चल रहा है अपने एफिलिएट लिंक के साथ, और काफ़ी जगह ब्लॉग वगैरह कर दिया। और वो एक दिन का एफर्ट था, बट उसकी वजह से लाइक $2,500 कुछ ऐसे करके कमीशन बन गए थे, और उन दिनों वो बहुत बड़ा अमाउंट लगता था, ठीक है। तो ऐसे कर करके ब्रेक थ्रूज ना आते रहे। फिर एफिलिएट जब मैंने एसईओ सीखा तो अपने छोटे छोटे वेबसाइट्स बनाने लग गए जो एसईओ के थ्रू ट्रैफिक लाते थे और एफिलिएट कमीशंस मेरे को लेके आते थे, सीपीए कमीशंस। तो फिर वन ऑफ दोज वेबसाइट्स मेरा काफ़ी पॉपुलर हो गया, जो मतलब सर्च इंजन रैंकिंग्स में आता था फॉर अ वेरी पॉपुलर क्लिक बैंक प्रोडक्ट फर्स्ट 3 में। और फिर उसको मैंने फ्लिपा पे सेल किया था फॉर लाइक $38,000। तो वो एक बहुत बड़ा एक डील था मेरे लिए। तो फिर उसके बाद जब कंपनी शुरू की, हायरिंग शुरू किया, फिर पूरी टीम बिठाना, उनके साथ एक अच्छा रेपो बनाना, तो वो जो एक पूरा एक वेंचर था, पूरा एक सेटअप करना, वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था उस टाइम के लिए। तो ऐसे कर करके ना ओवर जैसे आपका करियर बढ़ते रहता है, आपको मिलती रहती हैं चीज़ें। ऑब्वियसली जितने अप्स आते हैं आपको बहुत सारे मतलब लड़ाइयों कर करके, मुक्के मार के, मुक्के खा के फिर ये आप ऊपर चढ़ पाते हो, नहीं तो नहीं चढ़ पाते। तो फिर वो खाने के लिए रेडी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को बस विन्स अगर दिखे और लोग बस अब जैसे अगर जब मैं अपने किसी को अगर बताता हूँ कि अगर $1.5 मिलियन का हमने सेल्स किया अपने ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर, लोगों को लगे यार ये तो ओवरनाइट कैसे करके इसने कर दिया, ठीक है। लेकिन वो जो ग्राइंड मारनी पड़ती है 1.5-2 साल 3 साल जो एफर्ट मारा, और उसके पहले जो मेंटल स्ट्रेंथ और एक मोमेंटम जो बिल्डअप किया ओवर द इयर्स, वो कंसिडर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि तुम जब एक लेवल पे पहुंचते हो, वो पहुंचने के लिए तुम्हें काफ़ी स्टेप्स चढ़ने होंगे। एंड ये इसी टॉपिक की अगर हम बात करें तो चैलेंजेस क्या क्या थे मेन इसमें, जैसे कि चैलेंजेस आते रहते हैं, स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि किसको लेके चैलेंजेस। नो लाइक लाइफ में भी जैसे इफ यू डूइंग बिजनेस होता क्या कई बार यू गेट काफ़ी लोनली सा, या फिर यू डोंट गेट मोटिवेटेड, बिल्कुल लाइक वो सारी क्या क्या चैलेंजेस है मेन क्या आप इस टाइम पे भी क्या फेस कर रहे हो? भाई लोनली होता है और मोटिवेशन नहीं होती नहीं, उसके अलावा भी चैलेंजेस हैं। लोनली और मोटिवेशन, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना तो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस होता ही है। लेकिन उससे अगर आप अपने आप को स्नैप आउट कर सकते हो, अपने आप को बोल सकते हो नहीं मेरे को तो करना है तो करना है, तो फिर आप निकल सकते हो उससे। इनफैक्ट अभी रिसेंट एग्जांपल देता हूँ, जब पिछले साल मैं काफ़ी लेजी हो गया था, इस साल मैं डिसाइड करके मेरे को वीडियोस बनाने, तो आजकल मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ। वो स्नैप आउट करना भी ईजी होता है क्योंकि आप निकल सकते हो अगर आपने पास्ट में किया हुआ है पहले भी, तो ये होता है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं लोगों के लाइफ में देखता हूँ, वो देखता हूँ कि वो मोमेंटम नहीं बना पाते। अगर उन्होंने लाइफ में मोमेंटम बनाना सीख लिया कि एक हम मतलब अगर कोई चीज़ हमारे लिए काम कर रही है और हम फोकस से उसकी तरफ चलते रहे, तो जो मोमेंटम बिल्डअप होता है ना, उसका जो पावर होता है ना, बहुत लोग उसको रियलाइज ही नहीं कर पाते। और उसका रीज़न मैं बताता हूँ क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी हैं इस दुनिया में। मतलब चलो फ़ोन, सोशल मीडिया वो सब छोड़ दो, मैं कहता हूँ कि अगर कोई बंदा बिजनेस में भी इंटरेस्टेड है, वो देखेगा, मैंने जैसे इसी वीडियो के अंदर 10 बिजनेस के तरीके बता दिए, वो बंदा इसके अंदर भी घुसेगा, उसको लगे मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सब कुछ सकते हो तुम, लेकिन तुम्हें कोई एक चीज़ चूज़ करना है जिसको तुम्हें सोच के लगता है कि हाँ तुम इसको लेके कर सकते हो, तुम्हें मज़ा भी आएगा, और उसको लेके करते रहो जब तक वो एक बड़ा सा जो पत्थर है, इनिशियली एफर्ट मार के उसको थोड़ा सा रोल करो, थोड़ा सा होने लग जाएगा, फिर और करो, वो मोमेंटम बिल्डअप करो जिससे वो खुद ही घूमता रहता है, तुम्हें बस हल्का धक्का मारते रहना, वो खुद ही घूमता रहेगा। बट वो इनिशियल जो एफर्ट और मोमेंटम बिल्डअप करना है, उस प्रोसेस में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना होना है, वो बहुत ज़रूरी है। मतलब इस डिस्ट्रैक्शन से फिर बचें कैसे, लाइक कोई सॉल्यूशन है इसका सबसे बोरिंग आंसर, अपना मेंटल स्ट्रेंथ ही बनाओ और अपने आप को सेल्फ अवेयर बनाओ कि अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो आप रिकॉग्नाइज कर पाओ कि नहीं मेरे को फोकस करना है, मेरे को दिख रहा है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हूँ, मेरे को इसी पे ही रखना है अपने आप को। वो अगर अवेयरनेस आ गई आपके अंदर तो आप अपने आप को मतलब कर पाओगे, और करना ज़रूरी है। एंटरप्रेन्योर की लाइफ जैसा आपने कहा लोनली होती है, मतलब आपको ही अपने आप को सेल्फ चेकिंग मैकेनिज्म बनाने पड़ेंगे, और अगर नहीं बनाया तो आप इधर उधर खोते रहोगे, ठोकरें खाते रहोगे, और इवेंचुअली ब्लेम करोगे रितु ने अच्छी तरह नहीं सिखाया यूट्यूब पे, या फिर चिराग को, तो फिर ये बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप दूसरों के ऊपर अपना ब्लेम डिफ्लेक्ट करते रहते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर अगर लेना सीख लिया किसी ने, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोलने वाली बात नहीं है, फिर बाद में नहीं, अगर कोई चीज़ नहीं चलती तो फिर आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे मम्मी ने ऐसे करके मेरे को बोला था करने को इसलिए नहीं चला है, या फिर मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे साथ लड़ाई की इसकी वजह से प्रोजेक्ट नहीं चला। नहीं, ब्लेम, अगर सक्सेसफुल होते हो किसी चीज़ को लेके
तो भगवान को थैंक यू बोलो, और अगर तुम फेल करते हो तो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि मैंने क्या गलती की और अगले बार उसको ना करूं तो कैसे इंप्रूव कर सकता हूं अपने आप को। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी बहुत बड़ा टास्क होता है एक्चुअली कई लोगों के लिए। करेक्ट। एंड ऑल्सो लाइक काफ़ी टाइम ये होता है जैसे कि यू नो कि यू हैव टू डू दिस थिंग। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ड्रॉप शिपिंग की, मुझे पता है कि मुझे अगर मैं 4 प्रोडक्ट ऑर्डर करूँगा तो मुझे कुछ एक नया विनिंग प्रोडक्ट मिल सकता है, बट फिर भी वी डोंट गेट दैट लाइक मोटिवेशन नहीं आती अंदर से। तो उसके लिए लाइक सॉल्यूशन क्या है? लेकिन मेरा एक डिफरेंट तरीका है इसको सोचने का। अगर मुझे मोटिवेशन नहीं आ रही ना कोई चीज़ करने के लिए, मतलब मैं एक्चुअली इंटरेस्टेड ही उस चीज़ में, अगर मैं टेस्ट कर रहा हूँ ना प्रोडक्ट्स और मैं एक्चुअली पैशनेट हूँ उस नीश को लेके, और अगर कोई चीज़ काम नहीं कर रहा मैं करता रहूँगा जब तक मेरे को कुछ नहीं मिल जाता, ठीक है। लेकिन अगर मेरा इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है ना उससे, तो मेरा मोटिवेशन खत्म। और अगर इंटरेस्ट खत्म है फिर उस बिजनेस को परस्यू ही क्यों करना। तो अगर सक्सेसफुल भी हो गए फिर आप उसको बड़ा करके क्या, आप अगर मन ही नहीं लग रहा है उसमें, तो फिर वो एक इंटरेस्ट बनना बहुत ज़रूरी है। अगर इंटरेस्ट है तो आप करते रहोगे, फिर आप ऐसे सोचोगे नहीं कि यार तो क्या हुआ, मतलब क्यों करना है, कैसे करना है, वो आप करते ही रहोगे। बट अगर उससे फिर भी पैसे आ रहे हैं तो फिर भी पैसे आ रहे, फिर आपको चलने दो, वो आपका कैश काउ बन गया, वो पैसे इनकम हो गया आपके लिए। उसको आप जब तक चलाना चाहते हो चला रहे हो, बट आप इवेंचुअली तो वो चीज़ आपको करते रहना चाहिए जिसमें आपका भी इंटरेस्ट है, जो आपकी लाइफ को बेटर बनाता है, वो चीज़ तो है ही है। ओके। एंड ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था कि हाउ टू फाइंड योर पर्पस। लाइक ये चीज़ हो गया कि पर्पस हो गया या फिर पैशन हो गया, तो ये कैसे ढूंढना चाहिए? पैशन तो मेरे को बहुत मिसअंडरस्टूड सी चीज़ लगती है। हम लोग मतलब इंस्टाग्राम का पोस्ट अगर #पैशन देखो तो 5 मिलियन पोस्ट होंगे, कुछ भी लिखा होता है पैशन को लेकर। पैशन बहुत मिसअंडरस्टूड है। पैशन किसी को भी नहीं पता होता क्या होता है उसकी लाइफ का। मतलब तुम पैशन अपना मतलब चीज़ों को लेकर जब एक्सपेरिमेंट करने लगते हो तभी तुम्हें पता लगता है तुम्हारा क्या पैशन है। तो अपना पैशन ढूंढने के लिए क्या तरीके हैं, मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा अपना एक माइंडसेट बनाओ कि आप एक्सपेरिमेंट करने को, थोड़ा ओपन माइंडेडनेस लाओ अपने अंदर कि यू आर एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट थिंग्स। यू नेवर नो आपका कौन सा पैशन बन के आ जाता है, कौन सी चीज़ आपको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा देने लग जाता है। मे बी ई-कॉमर्स के अंदर ही आपको वैसे ई-कॉमर्स पसंद है, बट कोई एक स्पेसिफिक नीश आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने लग जाए। जैसे कई लोग का वो पैशन था कि मेरे को प्रिंट ऑन डिमांड ही करना, तो वो पैशन उनका अगर है तो वो आप तभी निकाल पाओगे अगर आप एक्सपेरिमेंट करने को रेडी हो तो ओपन माइंड रखते हो। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट कि लाइक पर्सनल फाइनेंस आप कैसे हैंडल करते हो, तो उसमें लाइक आपका क्या लाइक परसेंटेज कुछ रहता है, सेविंग्स, कंपाउंड इफेक्ट में, मतलब कंपाउंड वाले उसमें क्या डालना है, कितना डालना है, शेयर मार्केट में कितना डालना है, पर्सनल फाइनेंस का क्या रहता है? मेरा तो मेजॉरिटी उसमें ही जाता है। लाइक मैं जितना भी पैसा कमाऊंगा मेरा मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट्स में ही जाएगा। ओके, कितना परसेंटेज? मेजॉरिटी लाइक मेरा लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस कुछ खास है नहीं, मेरे सारे इन्वेस्टमेंट्स उसमें ही जाएंगे। तो लाइक आई वुड से ऑलमोस्ट लाइक कैश फ्लो के लिए जितना रखना होता है, अगर अपने ई-कॉमर्स बिजनेस करो तो आप कैश फ्लो के लिए एक परसेंटेज रख लोगे, लेकिन उसके अलावा मे बी 5-10% ही रखते हैं। बाकी लाइक जितना भी बचा वो सारा इन्वेस्टमेंट्स में ही जाएगा, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में, बेस्ड ऑन रिस्क कितना आप लेना चाहते हो। कई बार एक नया ई-कॉमर्स वेंचर करना ही एक इन्वेस्टमेंट का वो बन जाता है, तो उसके लिए भी अलग से रख लेते हो, बट मोस्ट ऑफ इट गोज इन इन्वेस्टमेंट्स ओनली, क्योंकि मेरा कुछ खास खर्चे है नहीं। मतलब आई एम अ वेरी सिंपल टाइप का। एंड इन्वेस्टमेंट में लाइक सबसे बेस्ट आपको क्या चीज़ लगती है कि अगर आपको स्टार्ट करना है तो इन्वेस्टमेंट इस चीज़ से स्टार्ट करें? इनिशियली तो इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस के अंदर करना बेस्ट है, ठीक है। अगर जैसे जो मैं सिर्फ देखो, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूंगा, हर बंदे का एक्सपीरियंस डिफरेंट रहेगा। अपने बिजनेस के ऊपर अगर आपने इन्वेस्ट किया और उसको एक वो पैसिव इनकम वाले लेवल पे लेकर आ गए, वो इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली उसका जो रिटर्न है वो इक्वेट भी नहीं कर सकते। लाइक मुझे याद है मैं कितने बैंक अकाउंट में बैलेंस था जब मैंने अपनी ई-कॉमर्स वाला जर्नी शुरू किया था, और वो कहाँ पहुँच गया। वो तुम अगर मतलब वो 20% एनुअल वो उस ब्रैकेट में आता ही नहीं है, वो कुछ अलग ही परसेंटेज का ग्रोथ होता है वो। लेकिन वो तभी बन पाता है अगर आप मतलब बिजनेस को सक्सेसफुल बना पाए तो। उसके अंदर सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट मनी डज नॉट मैटर, बट वो स्किल्स जो लेके आते हो, टाइम एफर्ट जो लेके आते हो और अच्छे डिसीजंस लेके आते हो लाइफ में, मतलब टुवर्ड्स दैट बिजनेस, वही आपको हेल्प करेगा इन बिल्डिंग दैट बिजनेस बिगर। तो वो तो वन ऑफ द मेजर इन्वेस्टमेंट हो गया। जब अब जैसे करेंटली जो होता है कि जब तुम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अगर तुम्हारी इनकम आ रहा है और वो रेगुलर मंथली इनकम भी काफ़ी ज़्यादा है, फिर तुम डिसाइड करते हो कि अच्छा अब मेरे को तो ये पैसे बैंक अकाउंट में पड़े रहने से अच्छा तो कहीं इन्वेस्ट करो। तो उस पैसिव इन्वेस्टमेंट्स को मतलब अपने रिस्क एपिटाइट के ऊपर रखो। मेरा पर्सनल मुझे जो पर्सनल लगता है, मुझे लाइक जो बेसिक आपके पर्सनली अगर देखा जाए PPF प्रोविडेंट फंड्स और इंडेक्स फंड्स भी आ गए आपके, नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स भी नहीं, प्लेन एंड सिंपल इंडेक्स, सबसे बोरिंग इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स जो होते हैं मेरे को वो पसंद आते हैं। और मोस्ट ऑफ माई मनी मेनली FDs और उन सब चीज़ों में भी जाता है। अब FD क्योंकि FD पूरा सिक्योर होता है, तो क्यों
क्योंकि मैं अपने वेल्थ को मल्टीप्लाई नहीं करना चाहता फ्रॉम दोज। मेरा वेल्थ मल्टीप्लायर है मेरा बिजनेस। मेरा वेल्थ मल्टीप्लायर इज नॉट माई, वो है मेरा वेल्थ को सिक्योर करने की चीज़। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वेल्थ को आप ग्रो कैसे कर रहे हो, और दूसरा होता है वेल्थ को सिक्योर करके मेंटेन भी कर रहे हो और साथ में ग्रो कर रहे हो। क्या होता है, जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा, कई जो स्पोर्ट्स स्टार्स होते हैं उनका वेल्थ ग्रो करने का तरीका होता है उनका स्पोर्ट्स का करियर, ब्रांड डील्स और वो सब चीज़ें, लेकिन वो पैसों को फिर उड़ा देते हैं, उसको सिक्योर नहीं करके रखते। कितने हम सेलिब्रिटीज़ और कितने हम स्पोर्ट्स स्टार्स और कितने लोग जानते हैं जिन्होंने बस मिलियंस, मतलब हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस कमाए अपने करियर में 10 साल में, और फिर जब तक वो 40 के बने वो ब्रोक और बैंकरप्सी डिक्लेयर कर देते हैं। अब मैं सोचता हूँ कि यार तुम एफडी में ही डाल देते यार अपने आधे पैसे, तो लाइफ में कभी भी ना ब्रोक हो पाते हैं। बट उनसे कंट्रोल नहीं होता, उनका लाइफस्टाइल ही ऐसा बन जाता है वो फ्लैशी सा कि वो उनको खर्चा ही करना होता है वो। तो आप अपना ऐसे करके रखो कि आप अपने लाइफस्टाइल को जितना हद तक आप, मतलब अच्छा ऑब्वियसली हर बंदा बनाना चाहता है, और मैं भी अपने लाइफस्टाइल को अच्छा ही बनाता रहता हूँ जितना कर सकता हूँ, लेकिन एक काफ़ी अच्छा परसेंटेज आपकी वेल्थ को प्रिजर्व करने में भी जाना चाहिए। ओके ओके। एंड लाइक कोई एक स्पेसिफिक परसेंटेज नहीं है कि इतना यहाँ डालो उतना वहाँ डालो, इट डिपेंड्स टोटली कि आपका रिस्क कैपिटल कितना है। करेक्ट, कि अगर मेरे को कुछ चीज़ों में, मतलब जो एफ मनी है आपका, ठीक है, उसको लेके आप खेल सकते हो। मतलब आप कुछ ज़्यादा ही पैसे आपने कुछ लैक्स निकाल के आप चाहते हो कि अच्छा मैं ना बिटकॉइन में डाल देता हूँ, बिटकॉइन जब नीचे, मतलब रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में आप फिर सोचोगे नहीं, जो भी वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट्स उनमें आप डाल सकते हो, लेकिन वो सिर्फ ऐसे वेल्थ के साथ करो जो आपको पता है कि हाँ वो रिप्लेसेबल वेल्थ है। अगर आपने इस महीने खर्च कर दिया, वो कुछ हफ्ते में या अगले महीने आ जाएगा, वो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो रिप्लेसेबल वेल्थ को आप कर सकते हो विद योर मतलब रिस्की इन्वेस्टमेंट्स, बट मेजॉरिटी अगर आपने वेल्थ को प्रिजर्व करके रखना है, उसको आप सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स में ही रखना बेटर होता है। ओके। एंड आपने क्रिप्टो वगैरह में ट्राई किया है फिर नहीं? मैंने किया हुआ ऐसा, मैंने हर एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल में ट्राई किया हुआ है। एंड बेस्ट वन इज एफडी वगैरह, बिकॉज मतलब अगर वेल्थ को प्रिजर्व करना, कई लोगों का ऐसे जो लोग जैसे जॉब्स में होते हैं उनको उनका वेल्थ ग्रो करने का तरीका ही वो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, तो वो स्टॉक मार्केट, शेयर्स, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स, उन सब चीज़ों में डालते हैं। लेकिन मेरा वेल्थ ग्रो करने का तरीका इज नॉट द स्टॉक मार्केट, इट इज़ द बिजनेस दैट आई एम रनिंग, दैट इज माई वेल्थ ग्रोइंग मिशन। ओके। एंड स्टार्टिंग में लेट्स से कि अगर कोई स्टार्ट कर रहा है, ही शुड लाइक फाइंड कोई पार्टनर या कोई फ्रेंड जो उसके साथ स्टार्ट करे, या फिर इंडिविजुअली लाइक स्टार्ट करना चाहिए? अब वो पर्सनल चॉइस है, कंप्लीटली पर्सनल है। कई लोगों को वो अच्छा लगता है पार्टनरशिप और वो सब चीज़ें करना, लेकिन कई लोगों को अकेले काम करना अच्छा लगता है, उनको इनफैक्ट बर्डन लगता है क्योंकि पार्टनर वगैरह आ जाते हैं। तो मैं तो उस फील्ड में हूँ कि मेरे को ऑपरेशंस नहीं पसंद, ठीक है, तो फिर आई हायर्ड समबडी फॉर ऑपरेशंस, लेकिन मुझे मुझे पार्टनर भी नहीं चाहिए एज सच कोई, मतलब बट इट्स नॉट लाइक कि अगर मुझे पार्टनर कोई मिले मैं उसको ठुकराऊंगा, ठीक है, तो फिर मैं पार्टनरशिप में भी काम कर सकता हूँ, मैं दूसरे में भी काम कर सकता हूँ। ऑब्वियसली जब तुम पार्टनरशिप में काम करते हो तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड हो जाती हैं, और वो भी अच्छा है। और इनफैक्ट पर्सनल के साथ साथ मैं सर्कमस्टांसिस के ऊपर भी देना चाहूँगा। कई लोगों के सर्कमस्टांस ऐसे बन जाते हैं कि यार आपको अगर मान लो आपका शू का शॉप मतलब ई कॉमर्स करना चाहते हो शूज़ बेचने के लिए, और आपको ना 2 बंदे मिलते हैं जिनकी शूज़ की फैक्ट्री है, वो कहते हैं हम पार्टनरशिप में करेंगे, हम सस्ते में शूज़ प्रोवाइड करेंगे और आप उनको बेचो और हम एक्सप्लिट करेंगे अपने उसका, लेकिन ये सिर्फ हमारे बीच में डील है। तो उसमें पार्टनरशिप सर्कमस्टांस बन गया, फिर आप पार्टनरशिप करके वैसे ही बिजनेस चला सकते हो। तो हाँ, पर्सनल चॉइस एंड सर्कमस्टांस। एंड हाउ टू फाइंड द राइट पीपल, लाइक जो आपके साथ काम करे या फिर जिसको आप हायर कर रहे हो, वैसे टाइप के लोग कहाँ ढूंढने चाहिए? मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में तो एक बहुत बड़ी गलती होती है अगर आप अपने लाइक फैमिली मेम्बर्स को अगर हायर करें, तो फिर उसमें बहुत इश्यूज आ जाते हैं बिजनेस के अंदर। इसका कोई फार्मूला नहीं है, सच बता, अच्छे लोग ढूंढने का ना कोई फार्मूला नहीं है। वो तुम्हें, अगर तुम्हारी लाइफ को उस डायरेक्शन में जाना होता है तो मिल जाता है कोई ना कोई। अगर भगवान चाहते हैं कि आप किसी चीज़ में अच्छे हो और वो बंदा ही तुम्हें उसको अच्छा बनाएगा, तो वो बंदा तुम्हें मिल जाएगा। तो इसमें ना ऐसे नहीं है कि मैं अगर पार्क में चला गया घूमने के लिए, हाँ भाई इधर आ, तुम ऐसा पार्टनरशिप ऐसा करके नहीं होता। तो वो सर्कमस्टांस ही है जो लेकर आती है 2 लोगों को साथ में, और फिर बस बन जाते हैं वैसे लोग। ओके, तो दैट वाज रितो, एंड आप इनके चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है। फ्लाइंग स्टार्ट ऑनलाइन एंड फ्लाइंग स्टार्ट ऑनलाइन हिंदी, ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग, बिजनेस एंड बुक रिव्यू। अब तो बुक रिव्यू भी शुरू हो गया।